जय हिंद प्यारे साथियों। अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो बंदे बोल रहे थे कि सर बहुत डीप जा रहे हैं, हम इसलिए सर जा रहे हैं डीप क्योंकि आपको अंदर से भी क्वेश्चन है, तभी आपको ना छूटे। आपके हमें मालूम है आपका लेवल क्या है अग्निवीर फ्री, बल्कि अग्निवीर आर्मी का लेवल क्या है आपको पूरा, हमें पूरा मालूम है। सभी जितने भी स्टाफ है सबको मालूम है, लेकिन हमारे टीम का ये कहना है कि पहला जो स्टार्टिंग रिवीजन है, जो पहला बैच चल रहा है, इसमें खूब डीप जाने दो। फिर उसके बाद जब इनके एग्जाम 2 महीने रह जाएंगे ना, तो इनको इनके लेवल पे ला के खूब एकदम लगरा जाएगा, जितना चाहो उतना घोल के पिया दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ था, इसके पहले जो पेपर हुआ था, उसमें एक दो शिफ्ट के जो पेपर थे थोड़ा नॉर्मल थे, और फिर अच्छे लेवल के पेपर आए थे, क्वेश्चन अंदर से उठाए गए थे। हम सोच रहे अगर क्वेश्चन अंदर से भी बने तब भी आपका ना छूटे। नॉर्मल तो चल चल ही रहा है, वन लाइनर में देखिए एकदम जो 2000 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। इसलिए ये थ्योरी क्लास है, इसीलिए सर से हम बोले कि डीप में जाओ, जितना हो सकता है उतना जाओ। लेकिन आने में जब आपके 2 महीने पेपर रह जाएंगे तो आपको अपने लेवल पे ले चलेंगे, आपके अपने ही लेवल पे ले चलेंगे, ताकि आप एकदम तगड़ा गर्दा कर दो। ठीक है, आइए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हमने भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बात किया था। उसके बाद अब हम आज मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं प्यारे साथियों जिससे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। अगर मौलिक अधिकार का कहीं पर उल्लंघन हो रहा है तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, और आपके जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं और अन्य जो न्यायालय होते हैं वो आपके मौलिक अधिकारों के रक्षक होते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो जिक्र है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो इससे पहले हम क्लास आगे बढ़ाने से पहले प्यारे साथियों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आप तक जो है नए क्लासेस आपको तुरंत मिलती रहें। फिर आइए चलते हैं साथियों, देखते हैं कि मौलिक अधिकार भारत में पहली बार प्यारे साथियों मौलिक अधिकार की जो मांग हुई थी वो कब हुई थी? तो आपको बताना है 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुई थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देखते हैं प्यारे साथियों, पहली बार जो मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, मौलिक अधिकार की जो मांग की गई थी कौन से अधिवेशन में? तो आपको बताना है कराची अधिवेशन में 1931 में। कराची अधिवेशन 1931। प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कराची कहाँ है तो आपको बताना है पाकिस्तान में है। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की पहली बार मांग हुई थी भारतीयों के द्वारा कि भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार होने चाहिए। उसके बाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। पहली बार भारत में मौलिक अधिकार की मांग प्यारे साथियों 1931 की कराची अधिवेशन में हुई थी। उसके बाद देखते हैं प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको इस बात को अपने दिमाग में रख लेना है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है भाग 3 में। कौन से भाग में? तो आपको बताना है भाग 3 में क्या है, आपको मौलिक अधिकार है। क्या है? तो मौलिक अधिकार है। संविधान में अगर पूछा जाएगा कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक आपको मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो आपको बताना है प्यारे साथियों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है मौलिक अधिकार है। यह जो है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से क्या है प्रेरित है। मौलिक अधिकार जो है कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका के किस अधिकार से प्रेरित है? तो आपको बताना है प्यारे साथियों बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हमने संविधान का जब स्रोत पढ़ाया था तो उसमें एक टॉपिक, एक देश के संविधान का जो स्रोत था प्यारे साथियों वो छूट गया था। तो वह कौन सा देश था? रूस था। रूस में जो है मौलिक कर्तव्य, रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो प्यारे साथियों मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं। मौलिक कर्तव्य और
पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको बताना है रूस के संविधान से। आपके कर्तव्य कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं की भारत में शुरुआत जो है 1951 से हुई थी। 1951 से क्या हुई थी? पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकार को प्यारे साथियों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मीन्स क्या होता है? अधिकार पत्र होता है। प्यारे साथियों क्या होता है? तो आपको बताना है अधिकार पत्र होता है। मैग्ना कार्टा मीन्स क्या होता है? तो अधिकार पत्र होता है। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि यह मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? तो आपको बताना है अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार प्यारे साथियों लिए गए हैं। मूल जो संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या प्यारे साथियों जो है 7 हुआ करती थी। कितनी थी? 7 हुआ करती थी। अब कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आपको प्यारे साथियों बताना है 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से निरसित कर दिया गया है अर्थात निकाल दिया गया है? तो आपको बताना है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में था, उसे निरसित कर दिया गया है। अब उसे जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार जो है किया गया है। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आपको बताना है वर्तमान समय में आपके संविधान में भारतीयों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और पहले कितने थे? तो आपको बताना है पहले मौलिक अधिकारों की संख्या प्यारे साथियों 7 हुआ करती थी और वर्तमान में कितनी है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय को प्राप्त हैं। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, जब आपातकाल होता है तो उस दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि आपातकाल के दौरान आपातकाल कब लगता है? तो अनुच्छेद 352, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रपति का शासन होता है, उस दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 जो है निलंबित नहीं होता है। कौन सा? अनुच्छेद 21 जो है आपका निलंबित नहीं किया जा सकता है और सारे मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के शासन के दौरान या आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान जो है निलंबित हो जाते हैं। किस देश में मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? तो जैसे फ्रांस और अमेरिका में प्यारे साथियों, फ्रांस और अमेरिका में मौलिक अधिकार को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है मौलिक अधिकार को वहां पर प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। फ्रांस और अमेरिका में अगर एग्जाम में आपसे प्यारे साथियों पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, तो प्यारे साथियों आपको बताना है मौलिक अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान से कब निरसित कर दिया गया, तो आपको प्यारे साथियों बताना है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से निरसित कर दिया गया। कब निरसित किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार प्यारे साथियों जो है समाप्त कर दिया गया। अब यह एक विधिक अधिकार है। आगे देखते हैं प्यारे साथियों भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान में आपको 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय में प्राप्त हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार। क्या है? तो पहला है समानता का अधिकार। ये आपका समानता का अधिकार है प्यारे साथियों। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है। 14 से 18 क्या है प्यारे साथियों? तो समानता का अधिकार है। उसके बाद आपका दूसरा जो मौलिक अधिकार है उसे स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? तो स्वतंत्रता का अधिकार। उसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद प्यारे साथियों
1922 जो 19-22 जो है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच क्या है आपको बताना है, स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद तीसरा जो अधिकार है वो उसको शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है प्यारे साथियों, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसी व्यक्ति का किसी के द्वारा शोषण नहीं किया जा सकता है, उसको बेचा नहीं जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता है, किसी व्यक्ति से फोर्सेबल जबरदस्ती जो है काम नहीं लिया जा सकता है, ये जो है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो है आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो यह जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में अवस्थित है। कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है प्यारे साथियों, तो आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य क्या है प्यारे साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। प्यारे साथियों, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 के बीच में है। तो धार्मिक संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 29 और 30। और हमने आपको बता दिया कि अनुच्छेद 31 जो है भारतीय संविधान से निरसित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। उसके बाद जो है जो अंतिम जो आपका मौलिक अधिकार है उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और यह किस अनुच्छेद में है, तो यह जो है अनुच्छेद 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा। इसी अनुच्छेद को प्यारे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा अनुच्छेद 32 को, तो प्यारे साथियों आपको बताना है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। और इसमें 5 प्रकार की रीटें जो है जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है, तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। और किसने इसको भारतीय संविधान में आत्मा की संज्ञा दी है, तो आपको बताने प्यारे साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। उसके बाद देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार प्यारे साथियों जो अनुच्छेद 14 से 18 है। अब हम एक एक अनुच्छेद को देखने का प्रयास करते हैं किस अनुच्छेद में क्या है। तो जैसे अनुच्छेद 14 में क्या है प्यारे साथियों, तो विधि के समक्ष समता, मतलब विधि मतलब होता है कानून, कानून के समक्ष जितने भी भारतीय हैं वो क्या हैं, समान हैं। हमारा जो संविधान है वह किसी से कानून के अकॉर्डिंग किसी विशेष के लिए अलग से कानून नहीं बनाएगा। सभी जो कानून होगा उसके समक्ष जो है सारे लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। या कौन कहता है, तो प्यारे साथियों आपको बताना है यह भारतीय संविधान कहता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष जो समता है किस अनुच्छेद में है, तो प्यारे साथियों आपको बताना है अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद प्यारे साथियों देखते हैं अनुच्छेद 15। इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद की मनाही है। प्यारे साथियों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर विभेद की क्या है, मनाही। आप किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर उससे विभेद नहीं कर सकते हैं। आप उसके मूलवंश, उसकी जाति, उसके लिंग, स्त्री है पुरुष है, जन्म स्थान उसका जन्म कहाँ हुआ है, इस आधार पर किसी व्यक्ति से विभेद नहीं किया जा सकता है। यह कौन कहता है, भारतीय संविधान कहता है कि आप किसी व्यक्ति से इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं भारतीय समाज में। आगे अनुच्छेद 16 प्यारे साथियों इसमें लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता है। लोक नियोजन क्या होता है, जैसे कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसीज आती हैं तो उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, किंतु उस वैकेंसी में जो योग्यता निर्धारित की जाएगी उस योग्यता को जो भी व्यक्ति
फॉलो करते हैं वे सारे जो है उसके पात्र होंगे। वे सारे क्या होंगे? उसके पात्र होंगे। तो लोक नियोजन में अवसर की समता जो है अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की अवसर की क्षमता है। आगे प्यारे साथियों देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्यारे साथियों पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 17 में क्या है आपको बताना है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। भारत में आप देखते हैं प्राचीन समय से बहुत ही छुआछूत जैसी प्रथाएं विद्यमान थी। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976 भी भारतीय संविधान में है कि अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम क्या आया था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब आया था? 1976। तो अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम आया था 1976 में। कई बार पेपर में आया हुआ है, इसलिए प्यारे साथियों अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976 को अवश्य याद कर लीजिएगा। और यह अनुच्छेद आपसे पूछता है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में छुआछूत से संबंधित प्रावधान है या अस्पृश्यता अछूतों के कल्याण के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो आपको अनुच्छेद 17 बताना है। अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। आगे देखते हैं प्यारे साथियों अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है प्यारे साथियों? तो आपको हम बता दें कि अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। प्राचीन समय में आप देखते हैं कि अंग्रेज जब भारत में थे तो उस दौरान राय बहादुर, सर, नाइटहुड, कैसरे हिंद, राजा साहब बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी। वर्तमान समय में इस प्रकार की समस्त उपाधियों को क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया है भारतीय संविधान में। अब वर्तमान समय में केवल आपको शिक्षा एवं सेना के सैन्य क्षेत्र में ही उपाधियां दी जा सकती हैं। जैसे आप कोई पीएचडी करते हो, एमफिल करते हो, एमएड करते हो, जो भी आप अपनी पढ़ाई करते हो उसी क्षेत्र में आपको उपाधियां दी जाती हैं। सेना के क्षेत्र में कर्नल, जनरल, ये सारी जो उपाधियां हैं वो आपको दी जाती हैं। तो प्यारे साथियों उपाधियों का अंत किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 18 में। अब किसमें कौन से क्षेत्र में आपको उपाधियां दी जाती हैं? तो शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में दी जाती हैं। जैसे प्राचीन समय में कैसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा जो है महात्मा गांधी को दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी? तो आपको प्यारे साथियों बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? वापस कर दिया था। उसके बाद अगला सेकंड नंबर का जो मौलिक अधिकार है उसे स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच क्या है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में देखते हैं प्यारे साथियों, अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कितने प्रकार की? तो आपको बताना है 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कितने? तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। अब अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि अब जो है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 19 में जो है आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार वर्तमान में है। 6 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है। और मूल में कितनी थी? तो मूल में प्यारे साथियों 7 हुआ करती थी। अनुच्छेद 19A अनुच्छेद 19A में आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अर्थात आपको बोलने की स्वतंत्रता है। किस अनुच्छेद में? तो आपको बताना है
कि 19A में क्या है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। इसी अनुच्छेद में प्यारे साथियों प्रेस की स्वतंत्रता भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो आपको प्यारे साथियों बताना है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19A में है। उसके बाद 19B, शांतिपूर्ण तरीके से आपको सभा बनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण तरीके से आपको इकट्ठा होने की क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन उसमें आपको हथियार ले जाने की क्या होता है, मनाही होता है। आपको यह किस अनुच्छेद में आपको प्राप्त होता है, तो 19B में प्राप्त होता है प्यारे साथियों। 19C में प्यारे साथियों संघ एवं समिति बनाने की स्वतंत्रता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है संघ एवं समिति बना सकते हैं। संघ और समिति क्यों बनाई जाती हैं, तो किसी उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं प्यारे साथियों। यह अधिकार आपको 19C में दिया गया है। उसके बाद 19D में प्यारे साथियों क्या है, कहीं पर आवागमन की स्वतंत्रता। आप कहीं पर आने की जाने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। यह कौन से अनुच्छेद में आपको दिया गया है प्यारे साथियों, तो आपको बताना है 19D में आपको आवागमन की स्वतंत्रता दिया गया है। 19E में प्यारे साथियों आपको कहीं पर भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की क्या है, स्वतंत्रता है। कहीं पर आपको निवास करने की स्वतंत्रता है। जब भारत में 370 अनुच्छेद 370 लागू थे तो जम्मू कश्मीर अपवाद था। अब अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब वह अपवाद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको कहीं पर भी निवास करने की क्या है प्यारे साथियों, स्वतंत्रता है। 19F में जो है प्यारे साथियों जो है संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया था, निरसित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। उसके बाद 19G प्यारे साथियों, इसमें आपको व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। आप किसी प्रकार के व्यापार कर सकते हो। आप कोई भी आजीविका से अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। इसमें आपको इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में प्यारे साथियों क्या है, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। जैसे मान लीजिए कि आपको पुलिस के द्वारा जो है अरेस्ट किया जाता है, तो अरेस्ट होने के बाद आपको 3 प्रकार से संरक्षण प्राप्त है। कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से संरक्षण प्राप्त है इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। पहला इसमें आपको क्या है कि मान लीजिए आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी के समय जो भी कानून है उसी कानून के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। हो सकता है कि उसी समय एक नया कानून आ जाए जिस समय आपको दंड दिया जा रहा है, तो उस समय आपको नए कानून के अकॉर्डिंग आपको दंडित नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यह जो अधिकार है, यह जो मौलिक अधिकार है वह कभी समाप्त नहीं होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में भी कुछ प्रावधान, कुछ अपवाद हैं। जैसे आप देशद्रोह करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो न्यायालय के लिए जो है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, तो उस समय आपको जो है जो फांसी की सजा होती है, उस समय आपकी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जाता है। अनुच्छेद 21A में क्या है प्यारे साथियों, तो शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है 2002 में आया था और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दी जाती है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। कितने वर्ष के बच्चों को, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 प्यारे साथियों, इसमें आपको एक और संरक्षण प्राप्त है। इसमें जैसे किसी साथी की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसको गिरफ्तारी के दौरान कुछ संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। प्यारे साथियों, कौन कौन से संरक्षण प्राप्त करने के अधिकार हैं, तो देखते हैं कि उसको
3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त करने के अधिकार हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त करने के अधिकार हैं। पहला कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसको कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर किसी दंडाधिकारी के समक्ष क्या करना होता है? पेश करना होता है, जिसने अरेस्ट किया है। तीसरा प्यारे साथियों, क्या उसको संरक्षण प्राप्त है कि तीसरा उसको जो संरक्षण प्राप्त है कि उसे अपने मन मुताबिक जो है वकील से परामर्श लेने का अधिकार होता है। तो आगे देखते हैं तीसरा जो अधिकार है प्यारे साथियों, तीसरे प्रकार का जो मौलिक प्यारे साथियों वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। अनुच्छेद 23 में प्यारे साथियों क्या है? तो मानव व्यापार एवं दुर्व्यापार का प्रतिषेध है। जैसे प्राचीन समय में क्या होता था कि बंधुआ मजदूर होते थे, कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को खरीद सकता था, बेच सकता था। तो ऐसा जो है अब व्यापार मानव व्यापार नहीं कर सकता है, दुर्व्यापार नहीं कर सकता है, दूसरे देश में भी नहीं भेज सकता है। आपने देखा होगा इतिहास में गिरमिटिया प्रथा के दौरान जो है अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों से किसी सादे कागज पर, भारतीय मजदूरों से सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगवा करके उनको किसी खाड़ी देश में ले जा करके छोड़ देते थे। तो ऐसा अब नहीं किया जा सकता है। इसको जो है मानव व्यापार एवं दुर्व्यापार का प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 23 में कर दिया गया है। अगला अनुच्छेद 24 है प्यारे साथियों, इसमें बालकों को लोक नियोजन में प्रतिषेध किया गया है। जैसे जो बालक हैं जिनकी उम्र जो है 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है, उनको किसी कारखाने में काम करने से मनाही इसी अनुच्छेद में किया गया है। तो 14 वर्ष के नीचे के जो बालक किसी कारखाने में, किसी होटल में अगर काम करते हुए पाए जाते हैं प्यारे साथियों, तो इस अनुच्छेद के द्वारा जो है उस कारखाने या कंपनी या होटल के मालिक के ऊपर जो है कार्यवाही हो सकती है। तो आगे देखते हैं प्यारे साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो चौथा आपका अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। 25 से 28 के बीच में क्या है प्यारे साथियों? तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 देखते हैं क्या है प्यारे साथियों। तो अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में आपको धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो है भारत में, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके अकॉर्डिंग आचरण कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग पूजा पाठ कर सकता है, नमाज अदा कर सकता है। तो यह आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही प्राप्त है। आपके ऊपर किसी प्रकार का फोर्स नहीं है भारत में। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, त्याग सकते हैं, यह आपको क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में प्यारे साथियों क्या है? तो इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म अपने धर्म को बढ़ा सकता है, उसके लिए जो है उसका प्रबंधन करने की उसको क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त है। आगे अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है प्यारे साथियों? राज्य किसी व्यक्ति को किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो है कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। राज्य सरकार जो है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी दूसरे धर्म को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तो यह अनुच्छेद किस में है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 27 में है। कर देने के लिए इसमें बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्यारे साथियों आगे देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है? राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उसमें धर्म के आधार पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो सार्वजनिक होते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखते हैं जो पांचवा अधिकार है। पांचवा अधिकार वो आपका है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और
30 में है। अनुच्छेद 29 एवं 30 में क्या है प्यारे साथियों? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 29 में क्या है प्यारे साथियों? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक कौन है? जो समाज में जिनकी संख्या कम है, तो ऐसे लोगों को भी जो है संविधान में संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसे लोगों के हितों को ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है 29 में। आगे अनुच्छेद 30 में प्यारे साथियों क्या है? तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, जैसे भारत में अल्पसंख्यक कौन है? तो अल्पसंख्यक जो हैं मुस्लिम, जैन, यहूदी, पारसी, ईसाई, ये सारे जो है आपके क्या हैं? तो अल्पसंख्यक हैं। इनको अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने की क्या है? स्वतंत्रता है और उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 31 प्यारे साथियों, अनुच्छेद 31 जो है भारतीय संविधान से क्या किया गया है? निरसित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। जिसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था इसमें। संपत्ति का अधिकार कब निकाला गया? तो प्यारे साथियों यह जो अधिकार था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे निरसित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका 6ठे नंबर का जो मौलिक अधिकार वर्तमान समय में आपको प्राप्त है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है प्यारे साथियों अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 32 इसमें आपको 5 प्रकार की रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। आपके मौलिक अधिकार जो आपको ऊपर लिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, अगर कहीं भी उनका उल्लंघन होता है तो उन मौलिक अधिकारों को कौन लागू करवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लागू करवाते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है। तो बंदी अधिकार परीक्षा क्या होता है? मान लीजिए कोई निचला न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे है, वह कोई ऐसे केस पर निर्णय कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस न्यायालय से यह पूछते हैं कि आपने किस अधिकार के तहत इस पर जो है निर्णय किया। तो अधिकार परीक्षा में निचले न्यायालयों से क्या पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार के तहत जो है निर्णय किया। परीक्षा मतलब होता है पूछना, तो अधिकार परीक्षा किस अधिकार के तहत आपने निर्णय किया। उत्प्रेषण मतलब होता है कि ऊपर की तरफ क्या करिए, कोई ऐसा मैटर जो आपके क्षेत्र में नहीं आता है उसको ऊपर की तरफ जो है ऊपर के न्यायालयों को अग्रेसित करने का प्रयास करिए। तो उत्प्रेषण मतलब होता है जो उच्च न्यायालय हैं या सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर आप के यहाँ जो लंबित मुकदमे हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं उनको वहां पर प्रेषित करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसको आप प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में पेश करें। परमादेश का मतलब होता है, परमादेश जो है उच्च न्यायालयों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है निचले न्यायालयों को दिए जाते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। यह तब जारी किया जाता है जब कोई न्यायालय जो है अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा होता है, तो प्रतिषेध मतलब होता है उसको मना किया जाता है कि आप इस प्रकार के मैटर पर आप निर्णय न लें। तो इस प्रकार से आपका मौलिक अधिकार का यह टॉपिक प्यारे साथियों समाप्त हो गया। हमने जल्द से जल्द इस टॉपिक को समाप्त करने का प्रयास किया क्योंकि आपको भी बोरियत लग रही होगी, मगर यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।